सच अपना ये दुनिया से तुम कब तक और छुपाओगे, कितने जख्म लगे हैं पहले, कितने और लगाओगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। दिल्ली में मोदी सरकार का नया ड्रामा, हुर्रियत क़यादत नज़रअंदाज, मकबूजा कश्मीर की क़यादत का अंदर मोदी से आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा। कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, महबूबा मुफ्ती। और आर्टिकल 370 के ख़ात्मे पर भारतीय वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। आर्टिकल 370 का खात्मा दुनिया में भारत के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। कांग्रेस के रहनुमाओं ने आज शदीद तनकीद की मोदी सरकार पर, और ख़ास तौर पे आज की जो मीटिंग थी उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत क़यादत को नज़रअंदाज किया गया, और उन लोगों को आज 13 पार्टियों को बुलाया गया जो भारत नवाज़ हैं और भारत अपना एजेंडा टो करना चाह रहा है इस नाम नहाद कश्मीरी क़यादत के साथ। इन तमाम इश्यूज़ में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है और आलमी दुनिया क्यों खामोश है। 2 साल होने को हैं कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन उस पर आलमी दुनिया खामोश है। भारत अपने मनपसंद फ़ैसले कर रहा है और भारत चाह रहा है, चूँकि 2022 में वहाँ पे इलेक्शंस भी होने हैं, फिर कश्मीर का जो कि नाम भी बदलना है, जो कि भारत का एजेंडा है, और इस एजेंडे के लिए एक एक करके मोदी सरकार जो है वो अपने तमाम इक़दामात बढ़ाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत क़यादत को नहीं बुलाया, और वादी में भी आज कर्फ्यू का समा रहा, और जो कि पिछले कई अरसों से है। इंटरनेट सर्विसेज बंद थीं। अपने लोगों के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कश्मीर के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान क्या कर सकता है, और अगला रोड मैप क्या होगा, क्योंकि आज की जो मीटिंग थी, आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, तकरीबन कोई 4 घंटे ये मीटिंग जारी रही, और इसका एजेंडा तय नहीं था, लेकिन एजेंडा सबको पता था कि मोदी सरकार ने ये क्या किया है, क्यों इन लोगों को इनवाइट किया, और मखसूस लोगों के साथ ही मीटिंग क्यों की जा रही है। इस पे पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान की क्या प्लानिंग होगी, हिकमत अमली क्या होगी, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जनाब डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अमूर को बड़े अच्छी तरह जानते हैं, ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। My pleasure being with you. उनके साथ हमें टेलीफोन लाइन पे जॉइन किया जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने। आप आलमी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, जंग में आप लिखते भी हैं, और चूँकि आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते भी हैं, जानते भी हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया सफ़ीर, बहुत और मेहरबानी आपकी। कुछ ही देर में हमने अब्दुल बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक़ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं दिल्ली में, और इस पूरी सूरत हाल को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आई विटनेस भी हैं कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी क़यादत के हवाले से, और ख़ास तौर पर चूँकि वहाँ वो सर्व कर चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, किस तरह देखते हैं आज, चूँकि जब से स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया 5 अगस्त 2019 से, उसके बाद पहली कोई इस तरह की बाज़ाब्ता मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में भी असल जो क़यादत है मकबूजा कश्मीर की, उस क़यादत को नज़रअंदाज किया गया। वो चूँकि जेलों में बंद हैं, लेकिन नाम नहाद कश्मीरी क़यादत, इनको भी उन्होंने पहले बंद किया। शायद उनका मकसद ये था, इनको थोड़ा सा पॉलिटिकली गेन, इनका वज़न बढ़ाना था, और उन्होंने कोशिश की, फिर इनको रिहा किया, आज इनको मीटिंग में बुलाया। इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं आप? जी हाँ, इसको 3 नुकात पर मैं ज़रा बयान करने की कोशिश करूँगा कि क्या हो गया, क्या हो रहा है, और क्या होगा या क्या करना चाहिए। तो क्या हो गया, हम सारों को पता है कि अगस्त 2019 में क्या हुआ, और किस तरह कश्मीर का स्टेटस दुनिया अक़वाम की सामने इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए क्या हुआ वो हमने देख लिया। उस पे अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये 2 साल गुजरने के बाद जब ये एक असेसमेंट कर ली मोदी सरकार ने कि भाई दुनिया अक़वाम ने कोई शोर नहीं मचाया,
पाकिस्तान शोर मचा मचा के थक गया, को कुछ हुआ नहीं। जनरल असेंबली में स्पीच हो गई, बाकी जगहों पर काफ़ी तकारीरें हो गई, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के सर पर जूं नहीं रेंगी कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक मीटिंग कॉल कर ले, चैप्टर 6 के तहत कॉल कर ले। इससे पहले चैप्टर 5 के तहत होता रहा यूनाइटेड नेशन चार्टर के, अब चैप्टर 6 के तहत थोड़ा सख्ती की जा सकती थी। और ख़ास तौर पर इस पैराहे में कि जो ह्यूमन राइट कमीशन, हम तो जो कहते हैं तो शायद इंडिया का प्रोपेगेंडा कुछ कामयाब, और उसमें कुछ उनकी अपनी ट्रेड रिलेशंस और बाकी जो जियोपॉलिटिकल उनकी इस वक्त पोजीशन है अमेरिका की नज़र में और उनके एलाइज की नज़र में, तो वो तो थोड़ा बहुत एडवांटेज उनको काफ़ी मिल सकता है। लेकिन वो जो ह्यूमन राइट कमिश्नर की रिपोर्ट जो आंसुओं और सिसकियों के साथ कमिश्नर ने खुद रिलीज की थी, और जिसमें वो तमाम बातें और गुफ्तगू सुनोई गई जो कि हम हमेशा करते हैं पाकिस्तान में बैठ कर के, रेप भी हुए हैं वहाँ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी हुई है, प्रिजन बना दिया गया पूरे के पूरे कश्मीर को, और कश्मीर में वो जुल्म तादी जबर सितम हुए और हो रहे हैं कि दुनिया की तारीख में नहीं मिलते। ये सारी उसमें लिखा हुआ है, उस रिपोर्ट 100 सफ़ों से ज्यादा की रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है। अब क्या करना चाहिए था? आपके बयानिए में, आपके इंट्रो में आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान को वो रिपोर्ट को सामने रख के, बाकी पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत और उसके बाद लीगल डिप्लोमेसी साथ साथ चला के इस पर अपने एग्रेसिव अंदाज में जरूर मजीद काम करना चाहिए। बिल्कुल जरूर काम करना चाहिए, पब्लिक डिप्लोमेसी की आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। 20 साल पहले मोदी का ये बयानिया था, उनका ये एजेंडा था, और उन्होंने कहा था कि जब मैं इलेक्शंस लड़ूंगा, इलेक्शन जीतूंगा, वज़ीर आज़म बनूंगा, तो मैंने ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म करना है कश्मीर के हवाले से। वो सारी चीज़ें वाज़ेह थी और वो अपने उस एजेंडे पे कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। हम कहाँ प्लानिंग में हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारी हिकमत अमली का फुकदान है, क्या चीज़ें हैं, हमें अभी तक रोड मैप का ही पता नहीं है कि हो क्या रहा है। और पाकिस्तान, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह चुके हैं कि मैं कश्मीर का वकील भी हूँ और सफ़ीर भी हूँ। हमें पिछले 2 सालों में वज़ीर-ए-आज़म की एक स्पीच है और उसके बाद कोई हमें बड़ी कामयाबी नज़र नहीं आ रही कश्मीर के हवाले से। लॉबिंग, जिस तरह भी डॉक्टर जमील साहब बता रहे थे, लॉबिंग करने में भी, मुवस्सर लॉबिंग करने में हम नाकाम रहे। क्या वजह है आज भारत इस तरह के इक़दाम कर रहा है? और लग ये रहा है, वो कह रहे हैं कि अब 370-35A से आगे की बात करें और वो कश्मीर को स्पेशल यूनिट का दर्जा देने जा रहे हैं। आगे उन्होंने इलेक्शंस कराने और फिर दुनिया को वो बताएंगे कि कश्मीरी हमारे साथ हैं, जो कि उनका पूरा एक प्रोपेगेंडा है। किस तरह देखते हैं आप? आप बिल्कुल आपने ठीक बातें कही हैं, जितनी भी आपने बातें गिनवाई हैं वो बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3, 4 पाकिस्तान के हवाले से, हमारे अपने वज़ीर आज़म के हवाले से और इंडिया के हवाले से जो बातें आपने कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो सवाल पैदा होता है, जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, इन बातों को दोहरा कर तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त आपने जो बातें कर रहे हैं और जो हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, यकीनन ये उस पस मंज़र में कर रहे हैं कि जो उन्होंने प्रो गवर्नमेंट कश्मीरी लीडरशिप को बुलाया और उनसे बातचीत की है, ये हमारा बेसिक है। और उसके अंदर 2 बड़े अहम आदमी हैं। महबूबा मुफ्ती हैं जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, और उनके बेटे हैं अब्दुल्ला के, ठीक है ना, फारूक अब्दुल्ला। हाँ, फारूक अब्दुल्ला, जो अहम है, जिसकी वजह से कि हम ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, और भी लोगों को बुलाया होगा, जो यकीनी बात है वो सारे वही लोग होंगे जो कि प्रो गवर्नमेंट होंगे। और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर नॉर्मली यही होता है। और उन्होंने, जैसा कि आपने अपने इंट्रो के अंदर भी ये पॉइंट आउट कर दिया था, कि उन्होंने उन लोगों को जो कि यानी एक जिसे कहते हैं ना, एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कश्मीर के बारे में, उसकी आज़ादी के बारे में या उसकी रायशुमारी के बारे में जो वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, उन पार्टीज़ को बुलाया या ना बुलाया, या वो आई या ना आई, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। तो इससे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव नेचर है उन टॉक्स का, उसके ऊपर डेफिनेटली एक शेडो पड़ती है। सारी पार्टियां अगर मौजूद हों, चाहे वो आपके ख़िलाफ़ हों, चाहे वो आपकी हिमायत में हों, तो
آپ کا موقف اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ ان کی غلط اگر ان کی آپ کی سختی اختلاف ہے وہ آپ کی کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن اگر آپ ان کی بات سن رہے ہیں تو دنیا کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہاں وزن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے وزن کے لحاظ سے انڈیا جو ہے وہ کم ہوا ہے. مودی صاحب نے مرزا صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 سال پہلے آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے, کانگریس نے بہت پروٹیسٹ کیا کہ اس سے بھارت کا امیج خراب ہو رہا ہے, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے مودی جی تو اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساری چیزیں انہوں نے پریکٹیکل کر رہے ہیں اس کا, اور دوسری طرف عالمی دنیا بھی خاموش ہے. تو وہ آہستہ آہستہ کر کے کشمیر کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے پلان کر رہے ہیں, تو اس پہ تو عمل ہو رہا ہے, وہ تو نہیں رک رہا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو جتنے 2 سال پہلے جو انہوں نے اسٹیپ اٹھائے ہیں تھے, اس کے بعد آپ نے دیکھا پچھلے سال بھی ایک اسٹیپ انہوں نے اور اٹھایا تھا جب انہوں نے وہ بھی کینسل کر کے اور 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کشمیر کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک قدم وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے پاس تو پلاننگ کے اندر موجود ہیں. اب کویشچن جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ سارے پلان کا ان کا اندازہ ہے, ہم نے کچھ اندازہ لگایا ہے, اور ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ میں مقدمہ لڑ رہا ہوں, میں دنیا کو جا کے یہ بتاؤں گا, انسانی حقوق کی میں کونسل میں چلا جاؤں گا یا اقوام متحدہ میں چلا جاؤں گا, تو یہ ان کی اقوام متحدہ کا تو پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے تھے, آپ نے ان کو یاد دہانی کرائی تھی, تو انہوں نے ایک بیان دینے سے آگے کچھ بھی نہیں کیا. ایکچولی جو چیز ہونی چاہیے نا وہ یہ ہوتی ہے, ایک عالمی کانفرنس جو ہے نا وہ, یا عالمی جو طاقتیں ہیں ان کا ایک ہمیں کسی طرح وہ آرگنائز کرنا چاہیے, ایک فورم جس کے اندر امریکہ, رشیا, چائنا اور جو یورپ کی بڑی طاقتیں ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا سارے معاملات جب حل ہونے کے لیے جاتے ہیں یا کسی وعدے اس کے اوپر جاتے ہیں تو یہ ساری عالمی طاقتیں, آپ نے نیوکلیئر ڈیل دیکھا ایران کا, اس کے اندر یہ ساری طاقتیں موجود تھی. غزہ کا معاملہ ہوا, کیمپ ڈیوڈ کو دیکھا آپ نے, دیکھا افغانستان کا معاملہ ہو رہا ہے, اس کی یہ ساری طاقتیں موجود ہیں. پاکستان جو نہیں کر پا رہا بالکل واضح طور پہ وہ یہ ہے کہ ان ساری طاقتوں کو یکجا کر کے, ایک دفعہ نہیں, دیکھیے ایک دفعہ وہ یکجا نہیں کام نہیں بنے گا, بار بار آپ ان کو یکجا کریں. صرف یہ کہنا کہ جی وہاں جا کے ایک تقریر کر دی, سپٹمبر آ گیا, آپ نے تقریر کر دی اور پھر یہاں پہ تالیاں بجنی شروع ہو گئی, یہاں پہ سب لوگوں نے واہ واہ کرنا شروع کر دی. یہی ہوتا ہے نا ہمارا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس کو پلان کرنا ہوگا. ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا؟ چونکہ یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں, 2 سال سے ہم نے دیکھا کہ مطالبہ کیا گیا, ایون کانگریس بار بار یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اس طرح کے اقدامات نہ کریں, لیکن جو حکومت نے سوچا ہوا ہے وہ مودی سرکار نے وہ کیے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں اسلام آباد اپنا کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ ہم رشیا کو, جس طرح ابھی مرزا صاحب بتا رہے تھے, ہم رشیا کو انوالو کر سکتے ہیں, چائنا کو انوالو کر سکتے ہیں, یو ایس کو انوالو کر سکتے ہیں. تو کیا ہماری جو لابنگ ہے, جہاں آپ اس سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے, تو کیا لابنگ ہماری انٹرنیشنلی یا انٹرنیشنل فورمز کو ہم کس طرح انگیج کر سکتے ہیں تاکہ بھارت پہ پریشر بلڈ کریں؟ فی الحال تو بھارت پہ عالمی دنیا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. جی, اسی وجہ سے 2 سال جب انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کر لی بھارت نے کہ عالمی دنیا نے کچھ نہیں کہا اور کوئی سرزنش نہیں کی, اور سرزنش کرنے کے طریقہ کار ہیں اقوام متحدہ کے اس کے مطابق, چارٹر کے مطابق, یعنی انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس کے طریقہ کار ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو چیپٹر 6 کا حوالہ دیا تھا اپنے پچھلے سیگمنٹ میں. تو ایسا کرنے کے لیے میں پورا اس کو سیاق و سباق سے آپ کو کوشش کروں گا کہ اگلے 2-3 منٹ میں 4 منٹ میں سمجھا سکوں آپ کو. تو وہ ہمیں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے باہر فارن پالیسی میں اپنے, جتنا کہ وہ اپنے گھر میں مضبوط ہوتا ہے. یعنی جب اپنا گھر مضبوط ہوتا ہے تو فارن پالیسی بھی اس کی بڑی مضبوط اور مربوط ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اس چیز کا فقدان رہا ہے, کیونکہ گھر بھی ہمارا زیادہ مضبوط نہیں رہا ہے. اس کے بہت معروضاتی حالات ہیں, اکنامک سچویشن ہے, اس میں سیاسی جو بحران ہے, باقی بہت سارے معاملات ہیں اس کی وجہ سے. اور پھر پالیسی ہماری جس طرح ہونی چاہیے کشمیر پر, کبھی وہ بالکل مدھم ہو جاتی ہے اور کبھی پھر ابھر کے آتی ہے, تو ایک ڈائمنشن میں آتی ہے, جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے اور مرزا صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ تقاریریں وغیرہ کی, اس کو کہتے ہیں پبلک ڈپلومیسی. جو جنرل اسمبلی میں تقاریر ہوتی ہیں, یا جنرل اسمبلی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ویسا ہی پریزیڈنٹ ہے جیسے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے.
मतलब जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। उसकी जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सारे के सारे ऐसी पावर्स जो इंटरनेशनल कानून की इम्प्लीमेंटेशन करा सके वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। फिर जिस तरह मनव्वर मिर्जा साहब ने कहा कि जो वो 5 कुव्वतें, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया ईरान के न्यूक्लियर रिकॉर्ड का, जिसमें P5+ का जिक्र किया गया, +1 का जिक्र किया गया, उन ममालिक में यकीनन बहुत हमें स्पेशल एनवाई चाहिए, ज़ाहिर है हमें स्पेशल एनवाई ट्रेनिंग चाहिए। वहाँ जो हमारे पाकिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी कलीदी पोजीशन पे मौजूद हैं। वहाँ एम्बेसीज को चाहिए कि उनको एंगेज करें, उनको फैसिलिटेट करें, उसमें पब्लिक की आगाही के लिए वहाँ के लोकल जो आबादी है उनको मिला के पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत वहाँ के जरीदों में, अखबारों में और वहाँ के सेमिनारों में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ के ईवानों में ये चीज़ें इनको उभारना चाहिए। फिर क्या होता है उसमें बॉटम्स अप प्रेशर डेवलप होता है, और जब बॉटम्स अप प्रेशर डेवलप होता है तो वहाँ की हुकूमतें सुनती हैं, और जब अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जाती हैं तो उनको पता होता है कि हमारे मुल्क की अपनी आवाम भी, आपने देखा कि जो हालिया दिनों में फ़लस्तीन पर जितनी जुल्म सितम किया गया, उसमें बाइडन का पहला बयान और जब सीज़ फायर हुआ तो उसको आप देखें, उस गैप के दौरान 10-15 गैप के दौरान में वहाँ की आबादी रोडों पर निकल आई, उसको कहते हैं बॉटम्स अप प्रेशर। बॉटम्स अप प्रेशर बिल्ड हुआ तो हमें उस किस्म के मामलात को स्ट्रेटेजाइज करके करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं चंद चीज़ें और जल्दी सीधा आपको बता दूं कि जब मोदी सरकार ने ये देखा और उनकी ज़ाहिर अपनी एक मैकेनिज्म होगा, एक होता है, और उसको असेसमेंट किया उन्होंने कि हमें 2 साल में तो कुछ नहीं हुआ, कोई हमारी सरजनिश नहीं की गई, तो लिहाजा अब आगे अगला स्टेप लो। और अगला स्टेप ये उन्होंने किया कि उन्होंने बुलाया उन पार्टीज़ के सरबराहों को, महमूदा मुफ्ती हो गई, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो हो गए, तो उसका मकसद यही था कि उनको इस बात पे राज़ी किया जाए। लेकिन उन पर, यानी शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आपने बयान उनके सुन लिए, उन पर उनके अपने लोगों का इतना प्रेशर है कि वो इस चीज़ के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि वो इससे इत्तफाक करें कि 370 और 35A को जूं का तूं एक्सेप्ट कर लें। तो इसीलिए आके उन्होंने मीटिंग के बाद अभी बयान दिया है पिछले 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, और उन्होंने कहा कि जी जब तक स्टेटस बहाल नहीं होगा उस वक्त तक वो बात नहीं की जा सकती। अब रहा सवाल कि अगर मोदी को स्टेटस बहाल करना होता 2 साल में, वो उस पर बहुत प्रेशर था। अब तो उसने तकरीबन लोगों को मार मार के अधमुआ कर दिया है, और जो रेजिस्टेंस थी जिस अंदाज में थी उससे थोड़ा सा कम हो गई रेजिस्टेंस। और उसमें अब जो उसने पार्टियां खड़ी की थी कश्मीर में, यूथ एक्टिविस्ट खड़े किए थे, जिसमें कि पीपल्स कांग्रेस है और 1-2 पार्टियां और हैं, उन्होंने सोचा कि अब महमूदा मुफ्ती और जो नेशनल कांग्रेस है, अब शेख अब्दुल्ला वाली, उन दोनों को अब दोबारा रीइंस्टॉल किया जा रहा है, तो वो वहाँ बहुत सख्त मायूस हो गए, और उसमें सजाद लोन भी आ जाते हैं, तो सारे मायूस हो गए। तो अब मोदी सरकार ने ये देखा कि अब उनकी डिलिमिटेशन का वक्त आ गया है, जिसमें कि 7 नई कॉन्स्टिट्यूंसी वो क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने एक जस्टिस को बैठाया हुआ है जो कि 3 महीनों में अपनी पूरी रिपोर्ट दे देगा। 7 मजीद सीटें उधर बढ़ा दी जाएंगी, और वो सीटें हैं जो डोमिसाइल के तहत, जो डोमिसाइल में कानून में तब्दीली की थी, और उसके तहत जो तकरीबन 12 लाख के करीब या 15 लाख के करीब जो बाकी जगहों से लोग ला के बसाए गए हैं कश्मीर में, मुख्तलिफ जगहों से, जिसको कहते हैं डेमोग्राफी को तब्दील तकरीबन करने के लिए, तो जब वो 12 लाख वोट इस 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे कि ज़्यादा होंगे, और जब 90 सीटें, जब अब मोदी का मूव यही है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें मैंने एंगेज रखा हुआ है, मैं उनके लीडरों से बात कर रहा हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर, भारत ने उनको एंगेज रखा हुआ है, लिहाजा जो पाकिस्तान शिकायत करता है या कोई और मुल्क शिकायत करेगा कश्मीर के लिए, आप देख लें कि मैं तो बड़े जमहूरी अंदाज में उनसे मीटिंग, तो एक उसको दुनिया को दिखाने के लिए हो गया, और दूसरा ये हो गया, बस 2 बातें और करता हूँ उसके बाद खत्म करता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, अब आप रहा सवाल कि जब ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और जब इसका हमने बहुत दफ़ा शोर मचाया है, और हमें ये भी पता है कि जिनेवा उसके प्रोटोकॉल के तहत ये एक इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है 49 आर्टिकल के तहत, और हमें ये भी पता है कि जो एडिशनल प्रोटोकॉल है उसका आर्टिकल 20 उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और हमें ये भी पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के आर्टिकल है उसकी 8 उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो ज़ाहिर ऐसे मैकेनिज्म है, जिस तरह मिर्ज़ा साहब भी बता रहे थे कि ऐसे मैकेनिज्म है कि हम दुनिया की उन ताकतों को जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेड हैं, उनको जो उधर जाके हम काम करें ज़्यादा, और उसके बाद फिर हम उनको इस बात पर आगाही दें और मनवाएं
کہ ہم اس معاملے میں یہ کیونکہ قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے تو آپ سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس کرائیں اس کے بارے میں، اور چیپٹر 6 پہ اگر نہیں ہوتی ہیں تو آخر میں ہر بار رہ جاتا ہے چیپٹر 7. اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، ابھی اس کے وہ چیزیں سامنے ہمارے نہیں آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے لاسٹ پوائنٹ ہم یہاں بیٹھ کر آپس میں تنقید کر کے ایک دوسرے کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں تعدی ہو رہی ہے. کشمیر وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر میں جتنی ظلم اور تعدی ہو رہی ہے واقعی میں دنیا میں اتنی نہیں ہوئی ہے. تو ہم تو کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن یہی بات ہمیں دنیا اقوام کو بتانی ہے. اور اس کا طریقہ کار جو ابھی میں گفتگو کر رہا تھا کہ وہاں جا کے یہ بات کریں. آپ دیکھیں کہ جتنی ریلیز نکلتی ہیں، یہ میں آپ کو بڑی آخری کلیدی بات بتا رہا ہوں، جتنی ریلیز نکلتی ہیں دنیا میں وہاں اپنے کمیونٹی کے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے محلے سے 2 آدمیوں کو اگر بلا کے لے آئیں چائے کی پیالی پر پلانے کے بعد یا کچھ اور، اس کے بعد وہ آ جائے ریلیز میں، تو کچھ دوسرے لوگ بھی نظر آئیں گے وہاں کے مقامی لوگ. تو اس طرح بڑھتا ہے پریشر. ورنہ تو اگر ہم بالکل ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، تقریریں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بریک پہ جانا ہے، اور بریک کے بعد پھر ہم مرزا صاحب کا ٹیک بھی لیں گے. اور بہت اچھی باتیں کی آپ نے، اور اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ جس طرح وہاں پہ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور یہ آبادی وہاں آباد کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بھارت یہ چاہے گا کہ چونکہ جب وہاں ریفرنڈم کی بات ہوگی یا کشمیری عوام کی بات ہوگی تو یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو وہ شو کرے گا پوری دنیا کے سامنے کہ کس طرح کشمیری بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس پروپیگنڈا کو اور اس ایجنڈا کو ناکام بنانا ہے، چونکہ کشمیریوں کو ساتھ دینا پاکستان نے. اور پوری دنیا میں جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو لابنگ کرنی ہوگی، انگیجمنٹس کرنی ہوگی، سیمینارز کرنے ہوں گے، اور پھر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا تاکہ بھارت پہ پریشر بلڈ ہو سکے. اس میں مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.